तो चलिए, आइसोमरिज्म तो आप लोग पढ़े हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े ही हैं, है ना, लेकिन उसका कुछ कंसेप्ट आपको याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या बोलते थे? फिजिकल या केमिकल या दोनों ही डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलते थे? आइसोमर्स बोलते थे, है कि नहीं? जिसमें अगर आपको याद कराया था कि हाथ डाल रहे थे एक सोल्यूशन में तो हाथ निकाल रहे थे तो हाथ नहीं निकल रहा था, ऐसा कुछ कहानी बताया गया था और उसमें दो सोल्यूशन लिया गया था, एक तो एस्टर और दूसरा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में जब हाथ डाल रहे थे तो हाथ बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन एस्टर में डाल रहे थे तो उसका स्मेल फ्रूटी स्मेल हो रहा था। तो आइसोमर्स का बारे में आपको मालूम है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और जिनका क्या डिफरेंट है? प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे आइसोमर्स। और उस फेनोमेनन का नाम होता है आइसोमरिज्म। ये आइसोमरिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपको होता है बहुत सारा प्रकार का है, लेकिन आपका एनसीईआरटी में 4 प्रकार में दिया गया है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में कौन कौन होता है? आयोनाइजेशन, हाइड्रेटेड, लिंकेज आइसोमरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। और स्टीरियो में क्या होता था बताइए? स्टीरियो आइसोमरिज्म में दो प्रकार होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, समझ पा रहे हैं ना? और ज्योमेट्रिकल में ही सिस ट्रांस के बारे में आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखो भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होगा कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होगा कि इसके में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए? सेम तो होना ही होना चाहिए। यहाँ में क्या होता है? बॉन्ड में डिफरेंस आता है। इसमें क्या होता है? बॉन्ड में डिफरेंस आता है, ठीक है, समझ पा रहे? मेटल और लिगेंड के साथ में जो बॉन्ड है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। लेकिन यहाँ में ध्यान देना, स्टीरियो आइसोमरिज्म में मेटल और लिगेंड का बॉन्ड में चेंज नहीं आएगा, उनका अरेंजमेंट में चेंजेस आएंगे, स्पाइटल अरेंजमेंट में डिफरेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। अगर आपको याद हो तो बताया गया था, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ऐसा बताया गया था, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जिनका आईयूपीएसी नेम सेम होता है, जिनमें एटम और मॉलिक्यूल का 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, तो उसको स्टीरियो आइसोमरिज्म बोला गया था। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है, तो क्या बोल रहे थे आप लोग? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्लियर है ना? वैसा ही कुछ यहाँ में होगा कि यहाँ में क्या होगा कि मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड में चेंजेस आएंगे, तो जब बॉन्ड में चेंज आएगा तो क्या होगा? स्ट्रक्चरल। और जिसमें स्पाइटल अरेंजमेंट आ जाएगा, मतलब मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड तो सेम रहेगा, उनमें अरेंजमेंट में डिफरेंस आएंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? स्टीरियो आइसोमरिज्म बोला जाएगा। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? गलती बोला मैंने, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? अच्छा, इसका डेफिनेशन क्यों लिखना है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? आयोनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखे, डिफिनीशन, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे। आइसोमर्स में डिफिनीशन लिखेंगे, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different their properties, और कौन सी प्रॉपर्टीज है वो आपको मालूम है? फिजिकल या केमिकल, समझ पा रहे हैं ना? डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमरिज्म, ठीक है। उसके बाद आप जो टेबल बनाए गए उसको लिख लेंगे आप लोग। तो अब देखिए आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा इसका मैं तो आपको ये पूरा कहानी समझा दिया और इसी के बारे में पढ़ना है। आज की क्लास में केवल हम लोग ये 4 आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्टीरियो के बारे में पढ़ा जाएगा और ये बहुत आसान है, जो डिफिकल्ट पार्ट है वो इसी में है, स्टीरियो में है, समझ पा रहे हैं ना? और स्टीरियो में भी ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा टफ है, ठीक है।
टफ इसलिए है क्योंकि उसमें थोड़ा परमुटेशन कम्बिनेशन वाला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप नाम सुना है क्या, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन? तो जो अगर 11-12 मैथ्स में पढ़े होंगे तो वहां में परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ाई जाती है, तो उसमें पेयर बनानी होती है, ठीक है। तो पेयर अगर जिसको बनाना आ गया उसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आसान हो गया। अगर नहीं आता है तो आपको एक टेबल बनवाई जाएंगी, आपको उसको याद करना होगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो ऑप्टिकल बहुत ही आसान है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो जो समय लगेगा वो हम लोगों का किस में लगने वाला है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लगेगा, ठीक है। और बाकी ये तो बहुत 10 मिनट में ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? देखिए मैंने बोला था कि जो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म किसका पार्ट है भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बताओ क्या होगा, मेटल और बॉन्ड का मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है ना वो डिफर होंगे, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन यहाँ में क्या होगा, स्टीरियो में मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड डिफर नहीं होता है, उसका अरेंजमेंट डिफर होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, समझ पा रहे हैं ना, चेंजेस नहीं करनी है। अगर यहाँ में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसका जो भी आप नए स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। मतलब आइसोमेरिज्म के दौरान कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, ये कोबाल्ट है कि नहीं है, बताओ इसमें ऑक्सीडेशन उसका चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर Cl का चार्ज -1, सल्फेट का चार्ज -2, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज -3, बैलेंस करने के लिए +3। और आपको मालूम है कि कोबाल्ट +3 में होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ में बताओ मेटल के साथ में लिगेंड जुड़ा होगा, 5 अमोनिया है और 1 क्लोरीन है, तो यहाँ में कौन लोन पेयर को डोनेट कर रहा होगा, मतलब यहाँ में मेटल और नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड है और मेटल और क्लोरीन का बीच का बॉन्ड है कि नहीं है। लेकिन अब देखो आयोनाइजेशन में क्या होता है, इसको अगर पानी में डालेंगे तो बताओ ये किसका टेस्ट देने वाला है, सल्फेट का। किसका टेस्ट देगा भाई, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स आयन मिलेंगे और पानी में सल्फेट आयन मिलेगा, क्या मिलेगा, सल्फेट आयन। अब ध्यान देना, अगर हम लोग इसको ऐसे करें, ठीक है, अगर मान लो ये दोनों आपस में, अभी आपको डिफरेंस बताया जाएगा, इसका नाम क्या क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब इसको आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं, अंदर वाला पार्ट या बाहर वाला पार्ट। अब इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर वाला पार्ट को आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इसको जब पानी में डालेंगे तो अलग अलग आयन मिलने चाहिए सोल्यूशन में, अगर मिल रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमर। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो बताओ इसको पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन मिलेगा, सल्फेट आयन, क्या मिलेगा। और इसको जब पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन मिलेगा, क्लोराइड आयन। क्या समझ पा रहे हैं ना, क्या सोल्यूशन में आयन सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो ऐसे टाइप के आइसोमरिज्म को क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब बताओ मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड सेम है या डिफरेंट है। अब बताओ मेटल के साथ में नाइट्रोजन के साथ में मेटल नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा होगा, और दूसरा सल्फेट, और यहाँ में क्लोराइड के साथ में, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या बॉन्ड सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे टाइप के आइसोमरिज्म को क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्या बोला जाएगा, देखो भाई ध्यान से सुनो, कैसे पता करेंगे, अगर डब्बा और बाहर में अलग अलग आयन प्रेजेंट होंगे, डब्बा में और बाहर में अलग अलग आयन है, तो समझ लेना वो कौन सा टाइप का आइसोमरिज्म। और आसान, अंदर का बाहर आ जाए, बाहर का अंदर चला जाए तो क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, मान लो यहाँ में सल्फेट आयन है ना, कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन में सल्फेट आयन है, क्लियर है ना। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना, अभी तो आंखों से देख के पता चल रहा है ना। तो अगर सल्फेट आयन है, क्या है, सल्फेट आयन है, अगर उसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ में कराएंगे, किसके साथ में, BaCl2 के साथ में कराएंगे तो क्या बनेगा, BaSO4। क्या बनेगा, BaSO4। और इसका कैसा होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। क्या होता है भाई, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, क्लियर है ना। अगर मान लो इसके अंदर में क्लोराइड आयन है, सोल्यूशन में क्लोराइड आयन है, कैसे पता चलेगा, AgNO3 पास कराएंगे, क्या पास कराएंगे, तो क्या बनेगा, AgCl। इसका भी क्या होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है। समझ पा रहे हैं ना, समझ में आया नहीं आया, मुझे नहीं लगा आपको समझ में आ गया। आप लोगों को समझ में आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, पता नहीं सोच रहे हैं कि नहीं, क्या दोनों में तो व्हाइट प्रिसिपिटेट आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। अरे भाई इस ऐसे पता चलेगा ना, अगर सल्फेट है तो BaCl2 पास कराना, अगर BaCl2 पास कराने से व्हाइट प्रिसिपिटेट बन गया, इसका मतलब उसमें सल्फेट आयन है कि नहीं है। अगर मान लो यहाँ में सल्फेट है और आपने AgNO3 पास कराया, प्रिसिपिटेट नहीं बना, तो समझ लेना कि इधर क्लोराइड नहीं है। तुम समझा नहीं समझा। अगर मान लो ब्रोमाइड होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लो Br- है तो उसमें आपने AgNO3 पास कराया, क्लियर है ना। तो आप बताओ AgBr का प्रिसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। लेकिन इसका प्रिसिपिटेट कैसा होता है
पेल येलो प्रिसिपिटेट होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो अलग अलग आयन का प्रिसिपिटेट भी तो अलग अलग होगा ना। तो अगर मान लो, ध्यान देना, अगर डब्बे और बाहर के बीच में अलग अलग आयन है तो समझ लेना ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म होगा। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ में सल्फेट आयन मिलेगा सोल्यूशन में, यहाँ में क्लोराइड आयन मिलेगा सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में आयन अलग अलग हो गया, इसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में आसान है भाई, बाहर का अंदर कर दो, अंदर का बाहर कर दो, तो जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। समझ में आया नहीं आया? क्या इसका वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर में कुछ भी चेंजेस आए क्या? नहीं, ऊपर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नीचे भी कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि कॉम्प्लेक्स और ये जो बाहर में जो कुछ भी लिखा होता है, दोनों का बीच जब भी वो दोनों जोड़े होंगे तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चार्ज होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ। अगर चार्ज नहीं है तो दो डब्बा जुड़ ही नहीं सकता है या दो कंपाउंड जुड़ ही नहीं सकता है। जैसे NaCl एक साथ में लिखा होता है, क्योंकि Na पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे -1 चार्ज होता है। अगर दोनों न्यूट्रल है तो दोनों जुड़ नहीं सकते हैं। तो बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है और सल्फेट एरायनिक है कि नहीं है? तो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्या समझ पा रहे हैं ना आप लोग? बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देना, इसमें देखिए इसके कितने आपको बनेंगे, मतलब इसके कितने आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो अगर मान लो ये ब्रोमाइड आयन है, बताओ इसको पानी में डालेंगे तो कौन सा आयन मिलेगा? ब्रोमाइड आयन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैसे पता चलेगा? आप इसमें पास कराएंगे AgNO3। क्या पास कराएंगे? और AgNO3 पास कराने से अगर पेल येलो प्रिसिपिटेट बन रहा है तो समझ लेंगे ब्रोमाइड आयन है। सोल्यूशन में क्या है? अब देखो, या तो तुम क्या कर सकते हैं, ब्रोमाइड पूरा 2 ब्रोमीन को अंदर लाएंगे, 2 क्लोरीन को बाहर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे। तो बताओ क्या बनेगा? PtH2O 4 Br2Cl2। बोलो क्लियर है ना? क्या ये दोनों आयोनाइजेशन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि डब्बा और बाहर में आयन अलग अलग है। मैं बोला था कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बॉन्ड में डिफरेंस होता है। यहाँ में PtBr का बीच का बॉन्ड है, यहाँ में PtCl का बीच का बॉन्ड है कि नहीं है? अब बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? ये अगर इसमें अगर AgNO3 पास कराएंगे तो क्या प्रिसिपिटेट मिलेगा? व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा कि नहीं? क्या और कोई दूसरा तरीका है क्या? सोचिए। है कि नहीं है? क्योंकि आप इसको डालेंगे तो केवल ब्रोमाइड आयन मिलेगा, इसको डालेंगे तो क्लोराइड आयन मिलेगा, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालेंगे तो क्लोराइड आयन भी मिलेगा और ब्रोमाइड आयन भी मिलेगा। मतलब अगर इसमें हम लोग AgNO3 पास कराएं तो 1 मोल व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा और 1 मोल पेल येलो प्रिसिपिटेट मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ इसमें टोटल कितने आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म हुआ? 3। तो यहां में अगर पूछा जाएगा नंबर ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म कितना है? समझ में आया नहीं आया? तो अगर बाहर और अंदर में आयंस का चेंज हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म बोला जाएगा। तो लिख लेंगे एक लाइन, when two complex have same molecular formula, when two complex have same molecular formula but provide different ions in aqueous solution, but produce different ion in their aqueous solution। तो हिंदी में लिखना चाहें तो डब्बे और डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर क्या होना चाहिए? अलग अलग आयंस होना चाहिए। तो ये तरीका है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलिए सेकेंड की बात करते हैं। तो देखिए हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं? ठीक है, इसका 2 कंडीशन है। हाइड्रेट आइसोमर्स कब बोलेंगे या सॉल्वेट आइसोमरिज्म कब बोलेंगे? अगर डब्बे के अंदर में जरूर पानी होना चाहिए। ठीक है, डब्बे के अंदर में जरूर पानी होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और पहला कंडीशन ये है कि अगर क्या ये हाइड्रेट, आपको ये ऑप्शन 4 देगा, पूछेगा किसमें हाइड्रेट आइसोमरिज्म पॉसिबल है, कौन कौन हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म है ना? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है डब्बा का अंदर में पानी होना चाहिए, पहला कंडीशन हो गया। और देखो जब तक डब्बे पे चार्ज होगा, जब तक वो कंपाउंड हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म शो करते रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? किस पे चार्ज होना चाहिए भाई? डब्बा पे। डब्बा बोले तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे? तो आइए बोर्ड पे ध्यान देना है। अभी देखो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या यहाँ तक समझ पा रही हैं? अब बताइए पीटी का चार्ज कितना है?
सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज +4 होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब देखो भाई, अब आपको क्या करना है, क्या ये अब देखो सबसे पहले डब्बा का अंदर में वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? है। अच्छा, उसके बाद देखना है कि डब्बा पे चार्ज जब तक होगा तब तक ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा बताओ? हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म शो करेगा। आपको करना क्या है भाई, एक पानी हटाना है, एक Cl लगाना है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक पानी हटाना है, मतलब इसमें वही सेम करना है, पानी को बाहर करना है। पानी में मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयोनाइजेशन स्पेयर में वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मान लो यहाँ में 5 पानी है, तो एक पानी को बाहर करेंगे, एक Cl को बुलाएंगे बाहर, तो क्या Cl2 और Cl2 डॉट वाटर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज नहीं होना चाहिए, अभी भी 6 है, बाद में भी 6 है। अब फिर क्या करना है बताओ? देखो, क्या इसको हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? बोला जाएगा। हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ में लिगेंड का जैसे काम कर रहा है, वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर और आयोनाइजेशन स्पेयर में वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में डिफरेंस आना चाहिए। अगर 5 है तो 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्लियर है ना? और अंदर में कॉम्प्लेक्स का अंदर में पानी मॉलिक्यूल होना चाहिए। जब तक इसको हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म बोला जा सकता है, कब तक? जब तक कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, आइए मैं बोला हूँ, मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, अभी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ में देखिए क्या किया जाएगा इसके बाद बताओ? पानी को बाहर भेजिए, पानी को जब बाहर भेजेंगे तो 3 होगा, उसके जगह में अंदर में क्लोरीन को बुलाना पड़ेगा, तो Cl3, तो यहाँ में क्या बचेगा? Cl.2 वाटर, है कि नहीं है? फिर क्या करेंगे? Pt, क्या करेंगे? एक पानी को और भेजा जा सकता है, तो भेजिए, पानी को एक और भेजेंगे तो बताओ क्या होगा? Cl4 होगा कि नहीं होगा? फिर क्या किया जा सकता है बताओ? एक पानी तो बाहर जाएगा, तो 3 वाटर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोर्ड पे देखो, अब मैंने जो बोला है वो आपको समझ में आएगा। क्या यहाँ में बताओ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई? +4। बताओ, ये सब सारे एग्जाम्पल है, इसमें से एक वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म नहीं है, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले देखो, क्या सबके अंदर में वाटर मॉलिक्यूल है? कब तक इसको हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म कंसीडर नहीं किया जाएगा? जब तक डब्बा पे चार्ज रहेगा तब तक वो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म है। अगर डब्बा पे चार्ज 0 हो गया तो उसको हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बताओ यहाँ में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4। कितना है भाई? 4। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना? बताओ यहाँ में, बताइए, बोर्ड पे ध्यान देंगे। +4 है कि नहीं है? Cl पे चार्ज, तो टोटल चार्ज, तो यहाँ ब्रैकेट पे चार्ज कितनी होगी? +3। कितनी होगी? +3। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? क्या यहाँ में प्लेटिनम +4 है क्या? क्या 2 क्लोरीन का वजह से क्या -2 चार्ज? +4 -2 कितना? +2। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2, पानी है, चार्ज है, ठीक है, तो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म है। क्या बताओ, ये +4 है क्या? +4 -3, क्या ब्रैकेट पे चार्ज +1 होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ में बताओ +4 था क्या? Cl पे चार्ज -4, तो यहाँ में क्या हो गया? 0। इट इज नॉट हाइड्रेटेड आइसोमर्स। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो देखो, अगर मैं पूछूंगा बताओ ये कॉम्प्लेक्स के टोटल कितने हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म है, तो आंसर इज ये तीनों क्या है? हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म है, और ये हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म नहीं है, क्योंकि जब भी दो जुड़ा होगा ना भाई, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। समझ पा रहे हैं ना? ये न्यूट्रल अलग कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल अलग कॉम्प्लेक्स है। समझ पा रहे हैं ना? कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, क्योंकि दो न्यूट्रल हो गया। मैं बोला था कि आइसोमरिज्म होने के लिए क्या सेम होना जरूरी है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स अलग हो गया, अगर ये अलग हो गया तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा, इसलिए वो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म नहीं है। नहीं समझे आप लोग? आसान तरीका देखो, आसान। हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म होने के लिए डब्बा का अंदर पानी होना ही चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, कब तक इसको हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म नहीं मानेंगे? जब तक डब्बा पे चार्ज रहेगा तब तक वो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म काउंट होगा। अगर डब्बा पे चार्ज 0 हो गया तो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म कंसीडर नहीं होगा। आसान है कि नहीं है? तो बताइए, अगर आपसे पूछेगा नंबर ऑफ हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म, 3 या 4? 3। अच्छा, मैंने बोला था कि ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, तो यहाँ में किसमें डिफरेंस आएगा? बॉन्ड में। किसमें डिफरेंस आएगा? क्या बॉन्ड में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ में पीटी के साथ में मेटल कितने हैं भाई? और पीटी के साथ में 5 वाटर है, मतलब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, और 1 Cl। यहाँ में 2 Cl डोनेट कर रहा है, 4 ऑक्सीजन कर रहा है। चेंजेस आए कि नहीं आया? तो आएगा। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में।
चलिए बोर्ड पे ध्यान देंगे, तो लिखेंगे हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म में, तो लिखेंगे when two complex have same molecular formula, when two complex have same molecular formula but differ in the number of water molecule present, inside and outside the coordination sphere, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब अंदर और बाहर में वाटर मॉलिक्यूल का चेंजेस होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? चाहे तो हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, खुद अगर लिखना चाहें तो डब्बे के अंदर पानी होना चाहिए। दूसरा, जब तक आइसोमर्स माना जाएगा जब तक डब्बे पे चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, अब लिखना है तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म, तो लिखेंगे लिंकेज आइसोमरिज्म में लिखेंगे आप लोग, इफ एनी complex ambidentate ligand present, inside the coordination sphere, if in any complex ambidentate ligand present inside the coordination sphere, then it show linkage isomerism। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए, देखिए यहाँ में लिंकेज आइसोमरिज्म कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो लिंकेज आइसोमरिज्म होगा। और एम्बिडेंटेड लिगेंड याद आ रहा है क्या? जिसके पास 2 डोनर एटम होता है लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनर एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। 2 डोनर एटम होगा मतलब दोनों में से कोई डोनेट कर सकता है, एट ए टाइम कोई एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। ऐसे टाइप के लिगेंड को क्या बोला जाता था? एम्बिडेंटेड लिगेंड। आपको बहुत सारा मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, एम्बिडेंटेड, फ्लेक्सीडेंटेड ये सब पढ़ाया गया था ना। तो देखो Cn माइनस में दोनों डोनर एटम है, कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है। अगर कार्बन डोनेट करता था तो नाम होता था साइनाइडो सी, नाइट्रोजन करता था तो साइनाइडो एन, तो उस समय NC हो जाता था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मान लो ये एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब किसका पार्ट है बताइए? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का है कि नहीं? और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बॉन्ड में डिफरेंस आता है कि नहीं आता है? आता है। लिंकेज में फर्क होता है, बॉन्ड में डिफरेंस होता है। मेटल और लिगेंड के साथ में जो बॉन्ड है अगर वो चेंज हो गया तो समझ लेना कि वो क्या होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्टीरियो में वो चेंज नहीं होता है, उसका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, मान लो ये कॉम्प्लेक्स लिखा है ये और ये, पूछेगा बताओ ये दोनों आपस में कौन सा टाइप का आइसोमरिज्म है? तो पहले देखेंगे क्या अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हुआ, क्या हुआ है या नहीं हुआ है? क्या ये आयोनाइजेशन है? क्या अंदर से बाहर, बाहर से अंदर? इन दोनों में देखो भाई, ये सल्फेट बाहर और ये अंदर गया, क्या नहीं। इसको पानी में डालेंगे क्या मिलेगा? सल्फेट आयन। इसको भी पानी में डालेंगे क्या मिलेगा? सल्फेट आयन। नंबर ऑफ आयन इन सोल्यूशन सेम है, तो ये क्या नहीं है? आयोनाइजेशन। हाइड्रेटेड के लिए क्या देखना है? अंदर में पानी होना चाहिए। क्या पानी है? क्या नहीं। तो क्या थर्ड में देखेंगे लिंकेज। लिंकेज कैसे पता चलेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है कि नहीं है? NO2 होता है कि नहीं होता है? क्या NO2 में नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, ऑक्सीजन भी डोनेट करता है कि नहीं करता है? करता है। अब बताओ आपको कैसे लगेगा? आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ में मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड तो सेम ही है भाई, डिफरेंट होगा तभी वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा। तो बताओ यहाँ में कोबाल्ट के साथ में 5 नाइट्रोजन जुड़े होंगे और एक नाइट्रोजन जो यहाँ में जो लोन पेयर दे रहा होगा वो कौन दे रहा होगा? नाइट्रोजन। मतलब यहाँ में मेटल और नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड है कि नहीं है? लेकिन अब जो डोनर एटम कौन है भाई? ऑक्सीजन। तो क्या यहाँ में मेटल और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड है कि नहीं है? क्या दोनों का लिंकेज में फर्क हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसलिए ऐसा टाइप का आइसोमरिज्म को क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमरिज्म। क्या आप समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे देखो भाई ये मेटल है ना, तो यहाँ में NO2 में ऐसा होगा, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ में क्या हो गया? ONO ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, तो दोनों का बॉन्ड डिफरेंट हो गया। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? तो अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो वो हमेशा लिंकेज आइसोमरिज्म होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन सा टाइप का आइसोमरिज्म शो कर सकता है? कर सकता है। तो क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? क्या सल्फेट को अंदर लाएंगे, NO2 को बाहर लाएंगे, तो क्या ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है? क्या ये लिंकेज आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है, लेकिन ये हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन। क्या बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म ध्यान देंगे, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसका हम लोग 4 एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। पहला एग्जांपल ये है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। ये एग्जांपल मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है पहले समझ लेंगे। मतलब केटायन भी कॉम्प्लेक्स होता है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है ना?
कम्प्लेक्स केटायन है, कम्प्लेक्स एनायन है। क्लियर है ना, ये क्लियर होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि लिगेंड में इंटरचेंज होते हैं, मतलब इसका लिगेंड इधर आएगा, इसका लिगेंड इधर आएगा, मतलब लिगेंड्स में फर्क होगा। समझ पा रहे हैं ना? वही सेम बात होगा। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कब तक शो करेगा? जब तक ब्रैकेट पे चार्ज होगा। अगर ब्रैकेट पे चार्ज नहीं है तो दोनों क्या होंगे? कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं ना आप लोग? अच्छा, आप बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि जब भी दो डब्बा एक दूसरे से जुड़ा है तो जरूर कुछ ना कुछ उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ चार्ज होगा। चार्ज नहीं है तो जुड़ेंगे नहीं। समझ पा रहे होंगे आप लोग? तो बताइए यहाँ में टोटल नेगेटिव चार्ज कितनी दिखाई दे रही है आपको? टोटल नेगेटिव चार्ज -6, क्योंकि NH3 पे चार्ज तो 0 होता है, Cn पे चार्ज -1 होता है, तो 6 Cn है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? -6। और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा? +6। और +6 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? +3। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब आइए ध्यान देना, अगर इस पे चार्ज +3 है भाई, ठीक है, और NH3 पे चार्ज 0 है, तो बताओ ब्रैकेट पे चार्ज कितना आएगा? +3 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि समझ में आ रहा है, इस पे क्या चार्ज आएगा? -3। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है बताओ? 3, और Cn पे चार्ज कितना है? -6, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -3, तो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ में चार्ज है 3 और अमोनिया पे चार्ज है 0, तो क्या आएगा? +3। क्लियर है ना? अब आइए बोर्ड पे देखेंगे आप लोग क्या करना है। देखो, क्या जब भी आइसोमरिज्म कराना है कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, लिगेंड में चेंज करना है। लिगेंड में इंटरचेंज करिए। बताओ यहाँ में CONH3 6, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब आपने 5 लिखा, ठीक है, और इसका एक Cn को इधर बुलाइए, क्या 6 हो गया, और इसका NH3 को उधर भेजेंगे तो बताओ क्या होगा? CrCN5NH3। फिर वही सेम काम करते रहेंगे, बोलो क्या होगा? CONH3 क्या 4Cn2 CrCN4NH3 का होल ट्वाइस, CONH3 3Cn3 Cr ठीक है, यहाँ तक देखिए। इसके अभी हम मैं डिफिनेशन भी लिखा दूंगा, पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बताओ इसमें टोटल कितने स्ट्रक्चर बना है, कितना डिफरेंट, क्या सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? अरेंजमेंट अलग अलग होगा। तो ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के कौन से टाइप के हैं? कोऑर्डिनेशनल, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स, एनायन भी कॉम्प्लेक्स, और लिगेंड में इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आइए ध्यान दीजिएगा, बताओ यहाँ में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर सब में कितना है भाई? +3 है कि नहीं है? क्या +3 है? हम मैं बोला था कि जब कब तक ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे? जब तक ब्रैकेट पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अगर चार्ज 0 हो गया तो उसको कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ में भी Cr में क्या है भाई? +3 है कि नहीं है? अब देखिए भाई, ब्रैकेट पे चार्ज आपको बताना है, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बाद में कॉपी करना है। बताओ भाई, यहाँ में Cn है, कितना है? पॉजिटिव चार्ज 3 -1, तो यहाँ में ब्रैकेट पे चार्ज कितना होगा? तो यहाँ में बताओ Cn पे चार्ज कितनी है? -5 +3 कितना होगा? -2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ में +3, Cn पे चार्ज -2, तो +3 -2 +1। यहाँ में देखो Cn पे चार्ज -4 +3 कितना हो जाएगा? -1। यहाँ में क्या है चार्ज? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कोबाल्ट +3 में होगा, तो 3 में है, तो Cn पे चार्ज -3 +3 क्या न्यूट्रल 0 होगा क्या? और यहाँ में +3, और यहाँ पे क्या बताओ? Cn पे चार्ज -3 क्या 0 होगा क्या? समझ में आ रही है? अब बताओ, यहाँ में Cn +3 है और यहाँ में -4 है कि नहीं है? तो चार्ज कितनी होगी? -1, और यहाँ में चार्ज +1 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ में +4, यहाँ में चार्ज कितनी होगी बोलिए? -2, और यहाँ में क्या होगा? +2, और यहाँ में क्या आएगा बताइए? -3
+3, ये वाला आइसोमरिज्म नहीं है। तो टोटल कितने मतलब बताओ इसके टोटल कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म कितने? 5 या 6? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये नहीं है? क्यों समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ में चार्ज 0 है, जुड़ा है तो कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए। अगर ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। क्लियर है ना? तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया, तो आइसोमर्स होगा ही नहीं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। तो इसमें क्या होगा, पहली बार में देखो क्या हुआ कि इसके 6 कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म बने, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जब दोनों मेटल, मतलब यहाँ में सेंट्रल मेटल एटम और यहाँ में भी सेंट्रल मेटल एटम सेम हो जाए, तो कितना बनेगा? उसका आधा बनता है। समझ पा रहे हैं ना? 3 बनेगा, न्यू 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। वो कैसे बनेंगे आप ध्यान दीजिएगा। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ में सेंट्रल मेटल एटम दोनों में सेम लेंगे, दोनों कोबाल्ट या दोनों क्रोमियम। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो कभी कभी ऐसा होगा कि स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? कभी कभी स्ट्रक्चर तो क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। देखो कौन कौन सा सेम है आपको बताइए तो आप लोग। क्या ये कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म है? क्या ये है? क्या नहीं? अब लिख लेना, जगह नहीं है यहाँ में। इट इज नॉट कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म, क्योंकि चार्ज तो 0 0 आ रही है ना। क्या बताओ, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम हुआ या डिफरेंट हुआ? क्या फर्स्ट और लास्ट क्या सेम सेम हो गया? क्यों? क्योंकि देखो CONH3 6 ब्रैकेट पे चार्ज +3, CONH3 6 ब्रैकेट पे चार्ज 3, और यहाँ में क्या है, COCN6 चार्ज -3, COCN6 चार्ज -3। क्लियर है ना? सेम सेम है। बताओ क्या ये और नीचे का लास्ट, क्या ये भी सेम हो जाएगा? सेम होगा या नहीं होगा? होगा। देखो CONH3CN5 पे ब्रैकेट पे चार्ज -2, CONH3CN देखो यहाँ में मिलेगा, CONH3CN5 ब्रैकेट पे चार्ज -2, सेम मिला कि नहीं मिला? तो सेम से मिलेगा भाई, ठीक है। और यहां से बताइए, क्या ये वाला और यहां से, क्या ये दोनों सेम सेम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और ये तो आइसोमरिज्म है ही नहीं, क्योंकि ब्रैकेट पे चार्ज 3 मतलब 0 0 था। तो बताओ टोटल कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म कितने मिले? 3। तो कभी भी ऐसा हो जाए, सेम सेम आ जाए ना, तो इसका जितना मिलेगा उसका आधा हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म, भाई ये देखो यहाँ में जगह नहीं मिल रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ इट इज नॉट कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म, और टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म इक्वल टू 3। इस कॉम्प्लेक्स के लिए 3 होगा। अच्छा आप बताइए, यहाँ में टोटल नेगेटिव चार्ज -2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या यहाँ में +1, यहाँ में +1 होगा क्या? तो बताओ यहाँ ब्रैकेट में चार्ज कितना होगा? आप क्या कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म है, तो आप सबसे पहले पेयर बना लीजिए। देखो यहाँ में NH3 होगा और एक CN को बुलाएंगे, और यहाँ में क्या होगा, AgCnNH3, या क्या करेंगे फिर? देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब बताइए, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना है, यहाँ में चार्ज क्या होगा बताओ? यहाँ पे चार्ज कितना है? +1, और यहाँ पे चार्ज कितना होगा? -1। यहाँ पे चार्ज, और यहाँ में चार्ज कितना होगा? -1, और यहाँ में क्या होगा? +1, क्योंकि यहाँ में +1 है ना, ठीक है। क्या कुछ समझ में आ रही है? तो ये होगा, ये होगा, ठीक है। और बताओ भाई, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम सेम हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म कितना हो जाएगा? 0। कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म होने के लिए तो भाई कोई एक अलग स्ट्रक्चर बनना ही चाहिए, है कि नहीं? तो बताओ, आप बोलेंगे कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला सेम सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है? सेम सेम है, और ये तो है ही नहीं, तो इसका कोई भी कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म नहीं होगा, 0 होगा, 0।
कोई कोई स्टूडेंट 1 टिक करके आएंगे, एक तो स्ट्रक्चर है ना, अरे भाई यही है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर बना ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। एक लास्ट, चलिए ठीक है, यहां में देखेंगे एक मोनोडेंटेड है और एक बाइडेंटेड है, ठीक है, तो इसके कितने कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म होंगे, ठीक है, आपको बताना है। पहले बताओ टोटल नेगेटिव चार्ज कितनी है, OX पे चार्ज -2, तो 3 OX है तो चार्ज कितना होगा, -6, और -6 है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +6 होगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बताओ +3 आएगा कि नहीं। अब देखिए बोर्ड में ध्यान देना है, पहले देखो ये जो लिख रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं, CONH3, अब बोर्ड पे देखेंगे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, अगर एक OX आएगा तो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के लिए तो क्या ये 4 और OX लिखना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ में देखो क्या 2 अमोनिया का जगह में एक OX को लाना पड़ेगा ना, तो 2 अमोनिया को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, CrOX2NH3 समझ पा रहे हैं ना, फिर एक OX लाएंगे तो क्या हो जाएगा, CONH3 2OX2, और यहाँ में क्या हो जाएगा बताओ, CrOXNH3 4, समझ पा रहे हैं, फिर OX को एक और लेके आएंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, COOX3CrNH3 6, है कि नहीं। अब ये बोर्ड पे ध्यान देंगे, यहाँ में देखो कोबाल्ट में तो +3 है ना, क्रोमियम भी +3 है, तो ब्रैकेट पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, +3, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, -3, ब्रैकेट पे तो चार्ज होना ही चाहिए, और यहाँ में बताइए कितना चार्ज होगा, +1, ऑक्सिलेट पे चार्ज -2 होता है, +1, यहाँ में बताइए ऑक्सिलेट पे चार्ज कितना होता है, -4 + 3 क्या होगा, -1, यहाँ में कितना होगा, ऑक्सिलेट पे -4 + 3 -1 होगा कि नहीं होगा, होगा, और यहाँ में क्या होगा बोलो, +1, और यहाँ में -3, और यहाँ में क्या होगा, +3, क्या सब पे चार्ज है, कोई सेम है या नहीं है, कोई सेम है या नहीं है, नहीं है, तो नंबर ऑफ बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशनल आइसोमरिज्म कितना होगा, 4 ना होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ में कोबाल्ट है, यहाँ में भी कोबाल्ट डालते थे तो क्या हो जाता, आधा हो जाता, क्या हो जाएगा, तो ये 4 बन रहा है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 2, समझ में आ रही नहीं आ रही है, अगर दोनों मेटल सेम हो जाए तो उसका आइसोमरिज्म क्या बन जाएगा, आधा हो जाएगा। थोड़ा सा 3-4 लाइन छोड़ के इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, लिखेंगे when there is exchange of ligand between complex cation and complex anion, then isomerism is known as coordinational isomerism.